क्लास आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर का थर्ड टॉपिक वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसे हम वेस्पर थ्योरी भी कहते हैं, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसे हम वीबीटी कहते हैं। तो क्लास इस पूरे टॉपिक में हम पढ़ेंगे वेस्पर थ्योरी के बारे में और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। तो क्लास चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक का CV1 वेस्पर थ्योरी पार्ट 1। अगर हम इस थ्योरी की स्टार्टिंग की बात करें तो पॉवेल और सिडविक इन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज किया था 1940 में, and the theory was based on the repulsive interactions of the electron pairs in the valence shell of the atoms। इसका मतलब ये है कि किसी एटम के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर्स होते हैं उनके बीच में जो रिपल्शन होता है, उस रिपल्शन के आधार पर यह थ्योरी दी गई थी। इनके बाद वेस्पर थ्योरी को आगे फर्दर डेवलप किया था नाइलम एंड गिलेस्पी ने। आइए अब समझते हैं वेस्पर थ्योरी के पोस्टुलेट्स। तो चलिए देखते हैं कि यह थ्योरी क्या कहती है। The first postulate is the shape of a molecule depends upon the number of valence shell electron pairs around the central atom। तो स्टूडेंट्स चलिए इस पॉइंट को समझ लेते हैं। ये तो हम जानते हैं कि जब भी कोई मॉलिक्यूल बनता है डिफरेंट डिफरेंट एटम से मिलके, तो हमने लुईस स्ट्रक्चर में देखा था कि वहाँ पर एक सेंट्रल एटम होता है। तो ये थ्योरी कहती है कि वो जो सेंट्रल एटम होगा और उसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे उन पर ही मॉलिक्यूल की शेप डिपेंड करेगी। The second postulate is the pair of electrons in the valence shell repel one another since their electron clouds are negatively charged। तो ये तो हमने जाना कि जो एटम होगा हमारा सेंट्रल एटम, उसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं उस पर शेप डिपेंड करेगी। दूसरा फैक्टर ये है कि वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे उनके बीच में रिपल्शन होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है उसको यहाँ पे शो किया गया है। थर्ड पोस्टुलेट ये कहता है कि जो भी सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेंगे ताकि उनके बीच में जो रिपल्शन हो वो मिनिमम हो जाए। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक सेंट्रल एटम के अराउंड दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स थे और उनको मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखा गया है, जिसकी वजह से उनके बीच का जो रिपल्शन है वो मिनिमम है। फोर्थ पोस्टुलेट में ये बताया गया कि जो हमारा एटम होता है और जो उसका वैलेंस शेल होता है उसको एक ऐसे स्फीयर की तरह ट्रीट किया गया जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं और वो उस स्फेरिकल सरफेस पर मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एटम के वैलेंस शेल को हमने यहाँ पर एक स्फीयर की तरह शो किया है और जो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो आपस में मैक्सिमम डिस्टेंस पर हैं। जो वेस्पर थ्योरी का फिफ्थ पोस्टुलेट था उसमें कहा गया कि जो मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं उनको एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर की तरह ट्रीट किया जाता है, और अगर दो या तीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं तो उनको एक सिंगल सुपर पेयर की तरह ट्रीट किया जाता है। जो सिक्स्थ पोस्टुलेट था उसमें ये बताया गया कि अगर मान लो कि कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें दो या दो से ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स पर वेस्पर मॉडल को या वेस्पर थ्योरी को अप्लाई किया जा सकता है। तो क्लास वेस्पर थ्योरी के पोस्टुलेट्स से ये तो हमें मालूम चल गया कि वेस्पर थ्योरी इस बात पर आधारित थी कि सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनका अरेंजमेंट किस प्रकार का है और वहां पर रिपल्शन किस प्रकार का है। तो आइए देखते हैं कि वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग किस किस प्रकार के रिपल्शन हो सकते हैं।
और उनका ऑर्डर क्या होगा? तो अगर हम रिपल्शंस की बात करें तो रिपल्शंस का ऑर्डर कुछ इस प्रकार से होता है। रिपल्शन के ऑर्डर को आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो रिपल्शन होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन्स के लोन पेयर के बीच में। उससे कम रिपल्शन होता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। और सबसे कम रिपल्शन होता है बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। तो चलिए समझते हैं कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर से हमारा यहाँ पर क्या मतलब है। इसको समझाने के लिए हमने यहाँ पर जो मॉलिक्यूल लिया है वो है वाटर। यहाँ पर ऑक्सीजन एटम सेंट्रल एटम है और वो दो हाइड्रोजन एटम से फर्दर जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड से। अगर हम ऑक्सीजन एटम की बात करें तो उसके आउटर मोस्ट शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर बॉन्डिंग करने के लिए ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग दोनों हाइड्रोजन से कर ली है, जिससे ऑक्सीजन और दोनों हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड फॉर्म हुआ है। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, और इन्हीं को हम बोलते हैं ऑक्सीजन के लोन पेयर। और जिन इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड बनाया है उनको हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर्स। तो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू दी वेस्पर थ्योरी, जो सेंट्रल एटम के लोन पेयर्स होते हैं उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट लोन पेयर होंगे वो वही होंगे जो सेंट्रल एटम पर होंगे। और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो यहाँ पर जो ये दो लोन पेयर्स हैं, इनके बीच में लोन पेयर रिपल्शन होगा, जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा। ये है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स के बीच का रिपल्शन, जो कि लोन पेयर से कम होगा। और ये है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स के बीच का रिपल्शन, जो सबसे वीक रिपल्शन होता है।